सो लास्ट हमने एसईओ स्ट्रेटजी वाला पार्ट डिस्कस किया था। आज हम लोग उसके आगे देखते हैं यूआरएल स्ट्रक्चर। यूआरएल क्या होता है? जो हमारा वेब एड्रेस होता है वो आपका क्या होता है? यूआरएल। सो यूआरएल्स that are well structured make it easy for the search engine to identify the correct links। यानी कि अगर हम लोग कोई लिंक प्लान कर रहे हैं तो उसका नेम बहुत छोटा भी नहीं होना चाहिए, उसके अंदर स्पेस नहीं होना चाहिए, मीनिंगफुल नेम होना चाहिए, यानी कि सर्चर के माइंडसेट के अकॉर्डिंग आपने लेके चलना है। तो जैसे एग्जांपल हम यहाँ पर सर्च कर लेते हैं अरीना मल्टीमीडिया, यहाँ से क्लिक करेंगे। और यूआरएल से कैंपेन ओवर करेंगे अपना। इसके बाद अब जैसे आप अगर यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? एवीजी। एवीजी एक कोर्स कोड है, शॉर्ट में जो कि मेंशन है। अब एवीजी को हम जानते हैं, एंड यूज़र तो नहीं जानता ना कि एवीजी क्या है। तो अगर वो सर्च करता है इंटरनेट के अंदर लाइक एनिमेशन, वीएफएक्स या गेमिंग, तो यूआरएल आप देख रहे हो ऊपर क्या लिखा रहा है, तो एक मीनिंगफुल यूआरएल है। तो यूआरएल इसी तरह से प्लान करना होता है कि जिस पर भी हम जाएं, जैसे कि यार नेक्स्ट आप देखेंगे एनिमेशन, तो एनिमेशन के अंदर भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोर्सेज होंगे, ठीक है। तो यूआरएल आपको उसी तरह से मिलेगा, ठीक है। बट इसको मैं बहुत ज़्यादा वेल स्ट्रक्चर नहीं कहूँगा, क्योंकि वेल स्ट्रक्चर का मतलब ये होता है कि भाई आपका यूआरएल जो सर्चर लिख रहा है उसके अकॉर्डिंग है। अब जैसे कि यहाँ पर इन्होंने लिख दिया एनिमेशन प्राइम। एनिमेशन प्राइम साइट डिज़ाइनर को पता है, ऑनर को पता है, ठीक है, बट एंड यूज़र को तो नहीं पता ना कि एनिमेशन प्राइम नाम का कोई कोर्स होता है। तो वो गूगल पे कैसे सर्च करके आप तक पहुंचेगा? तो यानी कि अगर किसी विजिटर को इस कोर्स तक पहुंचना है तो उसको पहली चीज़ की अरीना के बारे में पता होना चाहिए, तभी वो पहुंचेगा। अब हो सकता है कि मार्केट में कोई एक ऐसा स्टूडेंट है जिसको अरीना मैक के बारे में पता ही नहीं, लेकिन वो एनिमेशन और वीएफएक्स में इंटरेस्ट रखता है, तो गूगल में क्या डालेगा? एनिमेशन वीएफएक्स कोर्सेज, और उसमें अगर ये पेज आ जाता है उठ के तो फ़ायदा है। तो ट्राई करके देखते हैं एक सर्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से। आशु, ठीक है। तो हमारा पेज आ रहा है यहाँ पर, जो कि ऐड के थ्रू पॉसिबल हो रहा है। एक आफ्ट यूनिवर्सिटी है जो अपना स्पॉन्सर ऐड चला रही है यहाँ पर। एक अरीना एनिमेशन कॉनॉट प्लेस है जो अपना ऐड प्ले कर रहे हैं इसमें। एक मैक नोएडा है जो अपना ऐड चला रहे हैं। नीचे आते हैं, ठीक है। शिक्षा है, आफ्ट है, हंसराज कॉलेज, मैक, यहाँ से ये देखिए आ गया पेज अवेलेबल हुआ एनिमेशन वीएफएक्स प्राइम के नाम से। अब सॉरी, अब आप ये देखो कि हमें कितना स्क्रॉल करना पड़ रहा है। देखो ये एसईओ में रैंक तो कर रहा है पेज, लेकिन कभी भी जब आप सर्च करते हो तो इतना नीचे तक जाके क्लिक करके नहीं आते। आप तो टॉप में प्रेफर करते हो ना, 4 to 5 लिंक्स वहीं क्लिक किया और काम ओवर हो गया अपना। हाँ, अरीना एनिमेशन टॉप पे आता रहा है। प्राइम वाला हमारा नहीं है, हम तो एक सिनेरियो पकड़ के सीख रहे हैं। दिस इज़ नॉट माई वेबसाइट। हमारी जो वेबसाइट है वही है जो टॉप पे आपको दिख रही है। हाँ, जितने भी हमारे सेंटर सारे साउथ एक्स, प्रीत विहार, पीतमपुरा, कमला नगर, DU, सेक्टर 18, 62, इस तरह से हम तो एक सिनेरियो पकड़ के समझ रहे हैं कि क्या सिनेरियो बनते हैं, ठीक है। तो हमने क्या पकड़ा? एक केस पकड़ा यहाँ से कि भाई अगर इस तरह से आपने कोई यूआरएल यहाँ डिफाइन किया है, तो यूआरएल जो होता है वो सर्चर की इंटेंट के हिसाब से होना चाहिए कि आपको ये सोचना होगा कि एंड यूज़र क्या लिखकर आपको सर्च कर सकता है। तो एक तो ये पार्ट हो गया। दूसरा, पेज का टाइटल। अब पेज के टाइटल में क्या लिखा रहा है?
एनिमेशन प्राइम ऑनलाइन कोर्सेज, और यहाँ पर करियर ओरिएंटेड कुछ यहाँ पर मेंशन है 3D एनिमेशन कोर्स, ठीक है, इस तरह से। तो आपका टाइटल, पेज का जो फर्स्ट पैराग्राफ होगा और जो आपका फोकस कीवर्ड होगा, ठीक है, तो वो H1 के अंदर होना बहुत ज़रूरी है। तो जैसे अगर हम लोग इस एनिमेशन प्राइम को अगर यहाँ फाइंड करें, राइट क्लिक करते हैं और इंस्पेक्ट करते हैं, तो ये कौन से टैग में लिखा हुआ है देख रहे हैं यहाँ पर, H1 टैग यहाँ पर अवेलेबल है। इसके अंदर लिखा रहा है H1 लैंडिंग इन्फो टेक्स्ट, क्लास ऊपर लिखी आ रही है, वहाँ नोटिस करोगे तो, ठीक है। तो यही आपको सिखाया था ना कि पेज के अंदर जो फर्स्ट हेडिंग होगा वो H1 होगा, और टेक्स्ट जो होगा वो उस कोर्स को डिस्क्राइब कर रहा है। तो इसके टॉप पे आने का कारण क्या है कि भाई देखो, गूगल ने आज की डेट में भी सर्च को स्ट्रक्चर किया हुआ है। स्ट्रक्चर किस तरह से किया हुआ है कि अगर कोई विजिटर वेबसाइट पर आएगा तो सबसे पहले उसको दिखाए जाते हैं स्पॉन्सर, यानी कि जिन्होंने पे कर रखा है। तो पेड वाले लोग जो होते हैं वो 4 होते हैं, 1, 2, 3 एंड 4। ये 4 ही होते हैं, 4 से कम हो सकते, ज़्यादा नहीं हो सकते, क्योंकि गूगल ने 4 पोजीशन लॉक करके रखी हुई है। वो शफल होती रहती है पोजीशन, कभी किसी ब्रांड का आएगा, कभी किसी ब्रांड का आएगा। इसके बाद नेक्स्ट 3 जो पोजीशन है वो है लोकल एसईओ के लिए, यानी कि अगर कोई ब्रांड की फिजिकल प्रेजेंस है, जैसे कि आप अरीना आते हो तो एक लोकेशन है ना, क्लास लेने के लिए। अब 2 तरह के होते हैं, जैसे कि फ्लिपकार्ट, तो फ्लिपकार्ट का कोई स्टोर तो होता नहीं है, वो आपके यहाँ पर सीधे डिलीवर करते हैं वेयर हाउस से। तो जिनका फिजिकल प्रेजेंस होता है वो लोग मैप पर अपने आप को क्या करते हैं, रजिस्टर करते हैं। तो स्पॉन्सर लिंक के बाद जो नेक्स्ट आपको दिखाई देता है वो होता है गूगल माई बिजनेस, जिसमें बिजनेसेस अपने आप को जाके रजिस्टर करके आते हैं कि भाई ये मेरा बिजनेस है, और गूगल पर आप अपनी लोकेशन को, अपने नेम को क्लेम करते हो। यहाँ पर सर्च करेंगे गूगल माई बिजनेस, यहाँ पर आपको लॉगिन करना होता है। अगर आपने कोई बिजनेस यहाँ पर रजिस्टर किया होगा तो वो आपको यहाँ पर दिख जाता है, जैसे मेरा एक वेरीफाइड लिखा रहा है फार्म वेक के नाम से, ठीक है। तो इस तरह से आपका यहाँ पर लिस्ट करना होता है, जिसमें आप अपना पूरा एड्रेस बताते हो, अपना मैप पर लोकेशन बताते हो, अपनी फ़ोटोज़ वगैरह अपलोड करते हो। तो देखते हो जब आप गूगल में कुछ सर्च करते हो तो कई बार क्या होता है उस जगह की फ़ोटो भी आती हैं, जैसे साउथ एक्सटेंशन की आप देख रहे हो माउस रखते फ़ोटोज़ आ रही है, तो फ़ोटोज़ भी अपलोड करके आना, ताकि जब विजिटर मैप पर आपको देखे तो आपकी लोकेशन की फ़ोटोग्राफ भी विजिबल हो जाए। इसके बाद फिर कुछ क्वेश्चंस रहते हैं कि भाई लोगों ने इनके बारे में भी जैसे पूछा हुआ है, और उसके बाद फिर आपके लिंक्स स्टार्ट होते हैं जो कि ऑर्गेनिकली आपके यहाँ पर अवेलेबल होते हैं, यानी कि एसईओ इसके बाद शुरू होता है, ठीक है। तो अगर मान लो किसी ने ऐड नहीं रन किया हुआ है तब तो आपको ये वाला पार्ट टॉप पर मिल सकता है। अब जैसे एग्जांपल के तौर पर हम कोई ऐसा चीज़ चूज़ करते हैं जिसका लोकल एसईओ ना हो। अब जैसे मैं कीवर्ड डाल देता हूँ मिक्सर जूसर, तो उसका तो कोई लोकल एसईओ नहीं होगा ना, ट्राई करके देखते हैं। या मिक्सर ग्राइंडर लिख दो। अब क्या कोई लोकल एसईओ आ रहा है? लोकल एसईओ किसका हो सकता है? किसी ब्रांड का। मिक्सर जूसर इज़ नॉट अ ब्रांड, है ना। हमने तो एक नॉर्मल अपना अप्लाइंसेस का कीवर्ड डाल दिया यहाँ पर। तो अब आपको क्या दिखाई देता है सीधा ऑर्गेनिक में? टॉप पर कौन आ रहा है? फ्लिपकार्ट। उसके ऊपर क्या है? स्पॉन्सर ऐड, यानी कि जिसको हम लोग बोलते हैं शॉपिंग एड्स। तो यहाँ पर आप देखोगे तो आपको अमेज़ॉन वगैरह दिखाई देगा इसके अंदर। फ्लिपकार्ट कभी नहीं चलाता अपना ऐड, ठीक है। फ्लिपकार्ट सिर्फ अवेयरनेस कैंपेन रन करता है कि भी बिग बिलियन डेज स्टार्ट हो रहा है, तो उसमें वो अपना ब्रांड एम्बेसडर जैसे कि आलिया भट्ट वगैरह हो गए, उनको लेगा, अपना एक ऐड चलाएगा 1 महीने तक और उसके बाद शांत हो जाएगा। वो कभी भी सोशल मीडिया ऐड वगैरह नहीं चलाता अपना फ्लिपकार्ट, उसको इसमें भरोसा ही नहीं। वो कहता है कि मेरा नाम इतना ऑलरेडी कि लोग ऐसे ही पहुँच जाते हैं लोग। अगर ऐड चलाएगा तो चलाएगा अमेज़ॉन, जैसे कि उसका शॉपिंग ऐड आप यहाँ देख सकते हो। इसके अलावा अगर मैं यहाँ लिख देता हूँ मिक्सर जूसर, ठीक है, रन करो, क्या यहाँ पर किसी फ्लिपकार्ट का कोई ऐड है? किसका ऐड आ रहा है यहाँ पर? अमेज़ॉन का है। नीचे आइए, फ्लिपकार्ट ऑर्गेनिकली यहाँ पर अवेलेबल है, ठीक है। अब देखो फिलिप्स है यहाँ पर, बोरोसिल है यहाँ पर, वंडर शेफ, उसका फिर कौन है? तो
मिक्सर ग्राइंडर पर फ्लिपकार्ट टॉप पर रैंक कर रहा है, मिक्सर जूसर पर फ्लिपकार्ट नीचे रैंक कर रहा है, बट टॉप 10 में है अवेलेबल। ठीक है, जबकि फ्लिपकार्ट क्या है, एक मार्केट प्लेस है, फ्लिपकार्ट इज़ नॉट अ मैन्युफैक्चरर। हाँ, फ्लिपकार्ट ने अपना खुद का एक क्या करा कि भाई जो लोग बनाते हैं उन्हीं से उसने बोला कि मेरे लिए भी बनाओ, बस उसके ऊपर फ्लिपकार्ट का स्मार्ट बाय का बैजिंग लगा दो, है ना। तो जैसे आज की डेट में अगर आप देखोगे तो अमेज़ॉन इंडिया में अपने प्रोडक्ट सेल करता है, लेकिन वो बनाता नहीं है, वो कहीं से लेता है और उसमें लेबलिंग करा देता है अपनी। ठीक है, अमेज़ॉन का मिल जाएगा आपको, फ्लिपकार्ट का मिल जाएगा। जैसे आप लोग बिग बाज़ार वगैरह जाते हो तो उसका अपना खुद का एक प्रोडक्ट आता है, आई थिंक जैसे क्रोमा का अगर देखो तो क्रोमा के नाम से उसके प्रोडक्ट आते हैं। बिग बाज़ार का भी अपना एक आता है, मुझे नाम ध्यान नहीं आ रहा उसका। तो आज की डेट में कोई भी जाके अपना लेबलिंग करा के प्रोडक्ट बेच सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पॉइंट समझ में आया यूआरएल। तो यूआरएल क्या है, ऐसे आप कुछ भी नहीं रख सकते, होम, सर्विस, अबाउट, पोर्टफोलियो, कॉन्टैक्ट, क्योंकि अगर इस तरह से अगर आप कोई अपने पेज का नेम रखोगे तो वो सर्च में विजुअल नहीं होगा। तो सर्चर के इंटेंट के हिसाब से आपने रखना है कि भाई आप किस पेज पर क्या दिखा रहे हैं, वही चीज़ से आप पेज के नेम को डिफाइन करेंगे। नेक्स्ट क्या है, द यूआरएल ऑफ वेब पेजेस आर ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। तो सर्च इंजन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी ज़रूरी है। Since search engines display URLs in the search result, URL can impact visitor traffic to the website and visibility. अब जैसे अगर हम लोगों ने यहाँ पर सर्च किया मिक्सर जूसर, तो आप यहाँ URL में देखोगे तो लिखा आ रहा है Amazon.in के अंदर जूसर मिक्सर ग्राइंडर, तो ये URL है। टाइटल क्या है, Amazon.in। आगे चलिए इसमें, सर्च इंजन ऑल्सो यूज़ URLs इन रैंकिंग दी वेबसाइट। तो URL आपका सॉलिड होना बहुत ज़रूरी है। तब यूआरएल में हम लोग किन किन चीज़ों का ध्यान रखें। सम गाइडलाइंस कैन बी फॉलोड विच मोस्ट ऑफ दी सर्च इंजन्स राइट सर्च फ्रेंडली यूआरएल्स फॉर वेब पेजेस। सो फर्स्ट, फोकस ऑन कंस्ट्रक्टिंग यूआरएल दैट आर शॉर्टर इन लेंथ, बहुत ज़्यादा लेंदी नहीं होने चाहिए। ठीक है, 3 to 4 वर्ड्स का कॉम्बिनेशन मिला के आप बना सकते हो। यूज़ यूआरएल्स दैट आर रीडेबल प्रॉपरली बाय यूज़र। अब जैसे एग्जांपल के तौर पर हम एक न्यूज़ वेबसाइट पर आते हैं, ANI न्यूज़। तो यहाँ पर आप देखोगे प्रॉपर इसका टाइटल लिखा हुआ है। इसके अंदर चलते हैं। अब आप यहाँ से कोई एक न्यूज़ ओपन करिए, तो यूआरएल में आप क्या देखते हैं, जिस टॉपिक के बारे में डिस्कशन हो रहा है वही हमारे यूआरएल में भी लिखा हुआ है, दिखाई दे रहा है। अब लास्ट में जो लिखा हुआ है ये क्या है, सो ये है जिस टाइम पर ये न्यूज़ पब्लिश हुई थी उसका टाइम स्टैम्प। यानी कि अगर मैं इतना पकड़ता हूँ तो क्या लिखा रहा है, करंट ईयर, करंट मंथ, करंट डेट, और टाइम क्या था जब ये पब्लिश हुई थी न्यूज़, 8:46 दिखाई दे रहा है, और सेकंड्स भी यहाँ पर मेंशन है। ठीक है, बाकी ये आपका पूरा यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया, यूआरएल हो गया। अब एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं इसको नेट पर सर्च करूं, ठीक है, चलिए ट्राई करेंगे। हम यहाँ से इस टाइटल को कॉपी करेंगे और यहाँ ले आते हैं। अब इसमें ज़रा ध्यान से देखो, क्या कहीं पर ANI का कोई जिक्र है टाइटल में, कहीं ANI तो नहीं लिखा हुआ न्यूज़, ध्यान से देखो। अगर नहीं लिखा हुआ है तो हम क्या करेंगे, इसको कॉपी। अब इसको जाके आप क्या करो, गूगल में पेस्ट कर दो और एंटर करो। ठीक है, पेस्ट करने के बाद आप थोड़ा सा इसको स्क्रॉल करो। ठीक है, तो यहाँ पर हमें कहीं पर भी देखो ANI से रिलेटेड इसका कोई डेटा नहीं मिला। यहाँ पर जाइए सी मोर के अंदर और स्क्रॉल डाउन कीजिए, तो ANI से इसका डेटा मैच नहीं हो रहा है। चलो कुछ और ट्राई करते हैं, कोई दूसरी न्यूज़ लेते हैं। पेज को रिलोड कर लीजिए, अगेन कॉपी करेंगे यहाँ से, यहाँ ये
कॉपी। तो अगेन नोटिस करो, क्या हमने इसमें कहीं पर ANI का कोई जिक्र देखा? नहीं है ना। लेकिन सबसे टॉप में क्या लिखा रहा है? ANI न्यूज़। कितनी देर पहले की न्यूज़ है ये? 11 घंटे पहले की। लेकिन ऑर्गेनिकली अगर देखा जाए तो SEO में ये आ रही है आपकी न्यूज़, क्योंकि SEO में किसी भी चीज़ को रैंक होने में थोड़ा टाइम लगता है, इमीडिएट नहीं पहुंचती हैं चीज़ें। तो जैसे मैंने एक ओल्डर न्यूज़ को उठाया यहाँ से, मुझे इमीडिएट बेसिस पर डेटा उसका यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये न्यूज़ ली थी हम लोगों ने। तो इस पे आप देख सकते हो कोई स्पॉन्सर मेंशन नहीं है। और किसी का भी अटेंडेंस है जो 9 to 10:30 में मार्क नहीं हुआ है? तो ये पार्ट आपको मैंने क्लियर कर दिया कि URL किस तरह का होगा। भारत आपका हो गया मार्क। भूमि 9 to 10:30 में भूमि आप दूसरे बैच में, आपकी अटेंडेंस वहाँ पर ही मार्क होगी। चलो तो नेक्स्ट, यूज़ URL दैट आर रीडेबल प्रॉपरली बाय यूजर्स। तो जैसे कि आपने ANI न्यूज़ के अंदर देखा था कि जो हमने ओपन करते हैं कोई भी न्यूज़, तो वो URL में एंड यूज़र क्लियरली पढ़ सकता है कि क्या URL है। ऐसा नहीं कि कोई भी रैंडम आपने URL बना दिया जो कि रीडेबल ही नहीं है। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट हमें इसका ध्यान रखना है। थर्ड, यूज़ मिनिमल पैरामीटर्स, नंबर्स एंड सिम्बल्स इन योर URLs सच एज क्वेश्चन मार्क, इक्वल टू और अदर सिम्बल्स। अब ये क्वेश्चन मार्क और इक्वल टू कब, कहाँ, क्यों, कैसे दिखाई देंगे आपको? जैसे एग्जांपल समझिए कि आप गूगल में कुछ सर्च करते हैं। हमने क्या सर्च किया था? ANI न्यूज़। तो क्या आपको यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दिखाई दे रहा है ऊपर? ध्यान से देखो, क्या आपको इक्वल टू यहाँ पर दिखाई दे रहा है? तो इस तरह से आपको ये चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी। अब मान लीजिए कि आपने यहाँ पर लिखा इस तरह से ANI न्यूज़, अब आपको एक और सिंबल दिखाई देगा विच इज़ प्लस, है ना। तो गूगल क्या कहता है, SEO की गाइडलाइन क्या है कि भाई देखो, एक सर्च के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो क्वेश्चन मार्क होता है। सर्च मतलब क्वेरी, तो जब भी कोई क्वेरी की जाती है तो क्वेश्चन मार्क आएगा ही आएगा। ठीक है, और अगर हम अपनी कोई वेबसाइट बना रहे हैं और हम उसमें अननेसेसरी क्वेश्चन मार्क लगा दे रहे हैं URL के अंदर, तो वो गलत है, क्योंकि एंड यूज़र को तो नहीं पता होगा ना कि क्वेश्चन मार्क लगा के ढूंढे, है ना। तो क्वेश्चन मार्क सर्च इंजन खुद से प्रोड्यूस करते हैं जब भी आप कोई क्वेरी उसमें पुट करोगे अपने। इसी तरह से जैसे आप फ्लिपकार्ट चलाइए, ओपन कीजिए, URL एकदम नीट एंड क्लीन है। हम यहाँ से किसी फैशन सेगमेंट में आ जाते हैं, T-शर्ट। ठीक है, तो आप यहाँ देखोगे क्वेश्चन मार्क आ गया ऑटोमेटिकली, भले से आपने क्लिक करके चलाया उसको, बट एक तरह से ये क्या एक शॉर्टकट है सर्च का, कि आपको T-शर्ट लिखना नहीं पड़ रहा है। आपने T-शर्ट पर क्लिक किया, T-शर्ट सीधे यहाँ पर फैच हो गई। तो ये क्या हुआ? अगेन क्वेश्चन मार्क, और यहाँ पर क्या हो गया आपका ID भी अवेलेबल है, और इक्वल टू आपका यहाँ से सारा का सारा डेटा विजिबल होगा। जी आशु बोलिए। अटेंडेंस के लिए तो मार्क हो चुका है, कोई डाउट है, क्वेरी है तो पूछ सकते हैं। मार्क अटेंडेंस। तो एक आपको हमने बताया था कि अगर आप अपने फाइल नेम में स्पेस अगर लगा देते हो तो क्या बनता है, एक और सिंबल %20, तो वो नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, एंश्योर अप्रोप्रिएट यूजेस ऑफ कीवर्ड, यानी कि जो URL है आपका वो कीवर्ड रिच होना चाहिए। ये नहीं कि आपने कुछ भी डिफाइन किया। तो कीवर्ड कहाँ का यूज़ हो सकते हैं? आपके URL में, आपके टाइटल में, और आपके डिस्क्रिप्शन में। एंड लास्ट, थिंक एज ए यूज़र और विजिटर व्हेन कंस्ट्रक्टिंग योर URL, ना कि साइट ओनर की तरह आपने सोचना है। क्योंकि जनरली एक डिज़ाइनर सबसे बड़ी प्रॉब्लम कहाँ करता है, मुझे जो अच्छा लग रहा है मैं वो बना रहा हूँ, बट एंड यूज़र को क्या चाहिए वो आप सोच ही नहीं रहे। तो वहीं पर सारी गड़बड़ी स्टार्ट होती है, चाहे वो ग्राफिक्स हो,
या वो वेबसाइट डिज़ाइनिंग हो या डिजिटल मार्केटिंग हो। आप ये देखें कि एंड यूज़र आप तक किस तरह से पहुंच रहा है, तो जिस तरह से वो पहुंच रहा है उसी वे में उसकी वो चीज़ें अवेलेबल होनी चाहिए। नेक्स्ट, URL structure. Some guidelines can be followed which most of these search engines write search friendly URLs for web pages. So do not use very complicated URL with many parameters. Parameters हम अभी डिस्कस कर चुके हैं, लाइक जैसे कि अंडरस्कोर, लाइक जैसे कि हाइफन, लाइक जैसे क्वेश्चन मार्क, इक्वल टू, %20, इस तरह की चीज़ों को अवॉइड करना है। डू नॉट हैव URLs with many shorting parameters. रिमूव ब्रोकन URL विद स्पेसिस। अब ब्रोकन URL जैसे कि %20 अगर लिखा आ रहा है। रिमूव डेड लिंक्स और URL दैट पॉइंट टू नो पेजेस और पेज नोट फाउंड, यानी कि जो हमें देखने को मिलता है 404 पेज नोट फाउंड। मान लीजिए आपने 5 पेज का कोई वेबसाइट बनाया और 5 में से आपके रूट डायरेक्टरी में एक पेज मिसिंग है, तो जो पेज मिसिंग होगा जब यूज़र उसको विजिट करेगा, क्लिक करेगा, तो 404 एरर आएगा वहाँ पर, जो कि नहीं आना चाहिए। एंड लास्ट में क्या है, डू नॉट ओवर स्टफ URL विद मल्टीपल कीवर्ड, यानी कि अगर हम लोग एनिमेशन VFX की बात कर रहे हैं तो URL में एनिमेशन VFX का ही कीवर्ड होना चाहिए। ऐसा नहीं कि वहाँ पर आप एनिमेशन VFX, ग्राफिक, 2D 3D सब की बात कर रहे हैं एक ही जगह पर, तो वो कॉन्ट्राडिक्ट हो जाती हैं चीज़ें। तो जैसे एग्जांपल के तौर पर एक URL का स्ट्रक्चर को अगर हम लोग समझें तो ध्यान से देखिए स्क्रीन के ऊपर, URLs दैट आर सर्च फ्रेंडली। तो हम फ्लोरिडा के अंदर बीच रिजॉर्ट की बात कर रहे हैं, तो देखिए 10 बेस्ट फ्लोरिडा बीच रिजॉर्ट्स, ये ट्रिप एडवाइज़र का एक URL बना हुआ है। फिर दूसरा उन्होंने बनाया दी 10 बेस्ट फ्लोरिडा लग्जरी रिजॉर्ट्स, दी 10 बेस्ट फ्लोरिडा ऑल इंक्लूसिव रिजॉर्ट, दी 10 बेस्ट लग्जरी बीचेस रिजॉर्ट्स इन फ्लोरिडा, या टॉप 20 होटल्स इन फ्लोरिडा रीडर्स चॉइस अवार्ड 2015। तो ये जो मीनिंगफुल URL हैं आपके, वो ये 3 है इस तरह से, है ना भाई। देखो यहाँ पर बात देखोगे तो फ्लोरिडा का हर एक में जिक्र हो रहा है ना। यहाँ पर रिजॉर्ट की बात हो रही है, यहाँ पर आपके लग्जरी की बात हो रही है, बेस्ट की बात हो रही है, तो घुमा फिरा के बात एक ही कही जा रही है, लेकिन टाइटल लिखने का तरीका हर बार क्या हो रहा है, कुछ यूनिक है। अब इससे क्या होगा, जब गूगल को इस तरह के हाई वॉल्यूम कीवर्ड्स के साथ URLs मिलते हैं तो वो URL टॉप में आता है, ठीक है। अब आपने एक ही बनाया पेज, कोई फ़ायदा नहीं होगा, बट अगर आपके एक ही बात को कहने का अलग अलग तरीका होगा तो आपके चांसेस लिफ्ट होने के बढ़ जाते हैं, ठीक है। सो ये थे एग्जांपल्स ऑफ सर्च फ्रेंडली URL। नेक्स्ट बात करते हैं URL स्ट्रक्चर। देयर आर वेरियस टूल्स दैट हेल्प यू टू आइडेंटिफाई ब्रोकन एंड डेड लिंक्स एंड ऑल्सो हेल्प्स इन क्रिएटिंग सर्च फ्रेंडली URLs। सो जो प्रॉपर प्रोजेक्ट्स बनते हैं उसमें कुछ प्लगइन और टूल्स भी आते हैं, जैसे फॉर वेबसाइट्स इन वर्डप्रेस ब्रोकन लिंक चेकर इज वन सच टूल दैट हेल्प्स टू करेक्ट ब्रोकन लिंक्स। नेक्स्ट आता है मेटा टैग्स, जो कि हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, ये आपके हेड में अवेलेबल होता है। So meta tags are tags that are included in the header of a web page. So meta tags में क्या क्या इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, मेटा कीवर्ड्स एंड मेटा रोबोट्स, ठीक है। तो टाइटल तो आप लोग टाइटल टैग में अभी तक कंटेन कराते आ रहे हो, बट मेटा के अंदर भी आप टाइटल को कंटेन करा सकते हो। तो कुछ लाइव एग्जांपल से समझने की कोशिश करेंगे। सो एग्जांपल के तौर पर अगर हम लोग यहाँ पर लिखते हैं अरीना एनिमेशन ओनली और एंटर करेंगे, यहाँ पर नीचे आएंगे तो आपको अपना सॉरी, ये ऑर्गेनिकली आप देख सकते हैं ऐड के जस्ट बाद में आपका वेबसाइट डिस्प्ले हो रहा है। इसके बाद यहाँ पर आप देखोगे हमारा जो कीवर्ड है जो हमने यहाँ एंटर किया है वो बोल्ड होके आपको यहाँ पर हाईलाइट भी हो रहा है, यानी कि आपका कीवर्ड मैच हो गया, इसी वजह से आप यहाँ पर टॉप में डिस्प्ले हो रहे हैं। इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो कुछ 2 लाइनर यहाँ पर लिखा हुआ है। अब ये मैटर कहाँ पर है, अगर हम लोग इस पेज को ओपन करते हैं और इस मैटर को अगर हम यहाँ से कॉपी करेंगे Ctrl+C, सो फर्स्ट पेज हमारा फुल इंटरेक्टिव पेज है जिसमें कहीं पर भी टेक्स्ट का जिक्र नहीं है, ठीक है।
तो अगर हम लोग यहाँ पर कंट्रोल F फाइंड करें और कंट्रोल V से पेस्ट करके अगर चेक करते हैं तो हमें रिटर्न आता है 0/0, कोई भी सर्च रिजल्ट हमारे पास नहीं है। बट अगर आप इसी पेज को प्रेस करते हैं कंट्रोल U, व्यू पेज सोर्स, और आप यहाँ पर फाइंड करते हैं तो आपको ये मैटर मिल जाता है। अब ये मैटर आप ध्यान से देखें कहाँ लिखा हुआ है, मेटा टैग के अंदर। मेटा में क्या मेंशन है, डिस्क्रिप्शन। सो आपको अपने पूरे पेज के बारे में 160 कैरेक्टर्स के अंदर रह के गूगल को बताना होता है कि ये पेज किस चीज़ के रिगार्डिंग हमने बनाया हुआ है। अगर आप इतना काम कर देते हैं तो आपका जो पेज होगा वो सर्च फ्रेंडली हो जाएगा। अब इसके अंदर आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, जैसे कि हमारा ब्रांड, हमारी ऑफरिंग, हमारी लोकेशन, ये 3 चीज़ें होना बहुत ज़रूरी है। तो ये जो साइट हम लोग देख रहे हैं ये अपनी ऑफिशियल साइट है। तो ऑफिशियल साइट पर्टिकुलर एक लोकेशन के लिए नहीं, ये पैन इंडिया के लिए। तो क्या लिखा आता है, अरीना एनिमेशन इज़ वन ऑफ द लीडिंग एनिमेशन इंस्टीट्यूट इन इंडिया, है ना। अगर ये पर्टिकुलर सेंटर की होती तो यहाँ पर पर्टिकुलर लोकेशन का जिक्र होता है ना। तो टाइटल आप देखें यहाँ पर, बेस्ट एनिमेशन कोर्सेज एंड एनिमेशन इंस्टीट्यूट इन इंडिया, ठीक है। ब्रांड नेम यहाँ पर अवेलेबल है इस तरह से। तो टाइटल, डिस्क्रिप्शन, URL, ये 3 चीज़ें आपकी सॉलिड होनी चाहिए। नेक्स्ट, तो टाइटल, डिस्क्रिप्शन हमने देखा। इसके बाद क्या है, मेटा में कीवर्ड्स। तो मॉडर्न प्रैक्टिस जो है गूगल SEO में वो ये कहती है कि अब आपको कीवर्ड अलग से स्पेसिफाई करने की नीड नहीं है। कीवर्ड आप टाइटल और डिस्क्रिप्शन और URL में ही इंजेक्ट कर सकते हो। बट हम यहाँ पर फाइंड करते हैं क्या कीवर्ड का कोई डेडिकेटेड अवेलेबल है। क्या लिखा रहा है मेटा में, कीवर्ड्स। कीवर्ड्स क्या है, ब्रांड नेम, बेस्ट एनिमेशन इंस्टीट्यूट इन इंडिया, लर्न विजुअल इफेक्ट्स एंड एनिमेशन इंस्टीट्यूट। होम पेज पर आपके 4 ही कीवर्ड अवेलेबल है, ठीक है। अब किसी अगर प्रोफेशनल की वेबसाइट पर जाओगे तो 4 से ज़्यादा कीवर्ड नहीं होते लगे हुए। अगर आप किसी ऐसी अनाड़ी की वेबसाइट पर जाओगे तो हो सकता है उसने भर भर के पैराग्राफ डाल रखा हो, यहाँ पर ढेर सारे कीवर्ड हो। इससे क्या होगा, गूगल एल्गोरिदम को आप कंफ्यूज कर देते हो, ठीक है। यानी कि आप एक ही पेज पर इतने सारे कीवर्ड्स के बारे में कैसे बात कर सकते हो, इसको हम बोलते हैं ओवर स्टफिंग ऑफ कीवर्ड, ठीक है। तो 4 से ज़्यादा कीवर्ड गूगल फिर भी अलाउ करता है कि मैक्सिमम हद मार के 10 कीवर्ड तक चला सकते हो, लेकिन 4 to 5 कीवर्ड अगर आप डालते हो इससे बढ़िया कुछ नहीं है। जितना कम कीवर्ड उतना कम कन्फ्यूज़न होगा एल्गोरिदम को आपके डेटा को फाइंड करने में। सो यहाँ पर ब्रांड नेम है, अपने आप को बेस्ट भी बता रहे हैं इन इंडिया, VFX की बात हुई है सीखने की, और यहाँ से एनिमेशन इंस्टीट्यूट अगर कोई सर्च करता है तो ये पेज डिस्प्ले होने के चांसेस सबसे ज़्यादा होंगे। नेक्स्ट, यहाँ से हम लोग बात करेंगे मेटा में रोबोट्स। तो ढूंढते हैं यहाँ पर क्या कहीं पर रोबोट्स अवेलेबल है। तो आप यहाँ देखेंगे क्या लिखा आ रहा है, रोबोट्स। रोबोट्स में क्या लिखा आ रहा है, ऑल, ठीक है। अब ऑल का मतलब क्या हुआ है कि जितने भी बॉट्स होते हैं, तो जैसे कि गूगल होता है, याहू होता है, बिंग होता है, वाइनडेक्स होता है, तो इस तरह के ना बहुत सारे, डक डक गो, HREF। तो क्या है कि हम ये कह रहे हैं कि भाई गूगल हो या एप्पल हो, सभी हमारी वेबसाइट पर मोस्ट वेलकम है। हम किसी को मना नहीं कर रहे कि हमारा डेटा इंडेक्स ना किया जाए। तो एग्जांपल के तौर पर हम जाएंगे स्मॉल SEO टूल्स, यहाँ आइए और इसमें हम लोग फाइंड करेंगे रोबोट्स। ये देखिए रोबोट टेक्स्ट जनरेटर, क्लिक करें यहाँ पर। अब आप यहाँ देख सकते हैं कितने तरह के बॉट्स होते हैं। तो गूगल, MSN, याहू, डीमोज, बायदू जो होता है सिर्फ चाइना में चलता है, ठीक है। चाइना का अपना खुद का सर्च इंजन है, वो गूगल पर सर्च नहीं करते हैं, ठीक है। और रशिया का अपना वाइनडेक्स होता है, वो भी गूगल पर बहुत ज़्यादा काम नहीं करते। तो ये तो हो गए मेन सर्च इंजन। तो अगर आपने यहाँ से किसी सर्च इंजन को अपनी वेबसाइट में मना करना है तो आप उसको रिफ्यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आप सभी को अलाउ करते हो तो आपके कोड में बन के आता है एक स्टार का सिंबल, इस तरह से।
तो ये स्टार सिंबल का मतलब क्या है कि एस्ट्रिक सिंबल ये रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर कि जितने भी बॉट्स होते हैं जो सर्चिंग के लिए हेल्पफुल होते हैं, वो सभी बॉट्स हमारी वेबसाइट पर मोस्ट वेलकम है। वो सभी हमारी वेबसाइट को इंडेक्स करें अपने अपने पास, सो दैट कि जब कोई विजिटर किसी भी सर्च इंजन में आपको ढूंढे तो आप वहाँ पर अवेलेबल हो जाए। तो ये वेबसाइट में कहाँ होता है लगा हुआ, अब इसकी बात करें तो कोई भी फेमस वेबसाइट जिसको भी आप ढूंढना चाहें उस पर जाइए, ARInews.in, हम इस पर आ जाते हैं। आपको उस पर्टिकुलर वेबसाइट के आगे लिखना है /robots.txt लिखिए। अगर ये फाइल वहाँ पर होगी तो डेफिनेटली आपको अवेलेबल हो जाएगी। सो मोस्टली जितनी भी वेबसाइट्स बनी होती हैं, गूगल पर ट्राई मत करना, गूगल का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि गूगल अपने आप में सर्च इंजन है, ठीक है। बाकी जिन ब्रांड्स ने बनाई है उन पर सर्च कीजिएगा तो ये आपको इस तरह से अवेलेबल होती है। तो यहाँ पर क्या है, जैसे यूज़र एजेंट, यानी कि हम एल्गोरिदम की बात कर रहे हैं, अलाउड है। डिसअलाउ में क्या है, एडमिन, यानी कि एडमिन वो एरिया है जहाँ से साइट का जो एडमिन है वो लॉगिन करता है। तो इसको तो मुझे गूगल में इंडेक्स कराना नहीं है, मुझे तो न्यूज़ इंडेक्स कराने से मतलब है ना। तो यहाँ पर एडमिन को हमने क्या बोला, डिसअलाउ। इसके बाद क्या है, साइट मैप। साइट मैप जिससे गूगल के एल्गोरिदम को, यानी कि जो बॉट आपकी वेबसाइट पर आता है उसको पता चलता है कि आपकी वेबसाइट में डेटा है कहाँ। तो देखो ये हमारा साइट मैप होता है। तो जितनी भी न्यूज़ है यहाँ पर वो सब आपको इसमें दिख जाएगी। तो सबसे नीचे आते हैं और हम लोग यहाँ पर सर्च करेंगे जूम करके, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरह से हमारे पास डेटा जो है वो अवेलेबल है। अब सबसे टॉप पर आइए। सबसे टॉप में हम यहाँ से फिर से एक और यहाँ से URL ओपन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कौन कौन से पेजेस हैं इनकी वेबसाइट में। जैसे कि ये मेन पेज हो गया, एक इनका अबाउट का पेज है, एक इनका हिंदी खबर का पेज है। तो बाकी की चीज़ें फिर इतनी सारी क्या है, बाकी जो आप देखते हो चीज़ें बहुत सारे के सारे क्या हैं, न्यूज़ के पोस्ट हैं। तो इसको भी हम ज़रा एक्सपीरियंस कराते हैं आपको। अब आप देखोगे इसके अंदर सारे न्यूज़ आपको दिखाई देंगे। तो गूगल क्या करता है, किसी भी वेबसाइट के अंदर साइट मैप को ही एनालाइज करता है, और उसको जब यहाँ कोई न्यूज़ मिलता है तो गूगल उसको उठा के अपने पास इंडेक्स करता है, ठीक है। तो साइट मैप का अपना एक इम्पोर्टेंट रोल होता है जो कि XML फॉर्म में होता है। खैर आपको थ्योरेटिकल पता होना चाहिए, मैं आपको प्रैक्टिकली फिर भी चीज़ दिखा रहा हूँ। तो ये 4 चीज़ें बहुत ज़रूरी है एक वेबसाइट को गूगल में इंडेक्स कराने के लिए। बात करते हैं मेटा टैग्स को थोड़ा सा इन डेप्थ। तो जैसे कि टाइटल टैग, पेज टाइटल्स इन्फॉर्म द यूज़र एंड सर्च इंजन्स अबाउट द टाइप ऑफ द इंफॉर्मेशन कंटेंट इन अ वेब पेज। दे आर क्रिएटेड यूजिंग द टाइटल टैग दैट इज़ आइडियली यूनिक फॉर ईच पेज ऑन वेबसाइट। अब आपकी वेबसाइट में अगर 50 पेज है तो 50 पेज के टाइटल, डिस्क्रिप्शन सब कुछ अलग होगा, वो सेम नहीं हो सकते, ठीक है। द कीवर्ड इन द टाइटल टैग कैन इंक्लूड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, जैसे कि नेम ऑफ द वेबसाइट्स और बिजनेस नेम सच एज एपटेक लर्निंग सर्विसेज और एपटेक कंप्यूटर एजुकेशन। तो जैसे अगर मान लो हम अरीना की बात करें तो टाइटल में अरीना एनिमेशन का भी जिक्र होना चाहिए, उसकी लोकेशन का भी जिक्र होना चाहिए, और हमारी ऑफरिंग क्या है उसके बारे में जिक्र होना चाहिए। इसके तो यहाँ पर क्या हो गया, पहला चीज़ बिजनेस का नेम, फिर क्या आता है जियोग्राफिकल लोकेशन, जैसे कि आप कहाँ से हैं, जैसे चाइना, USA, साउथ अफ्रीका। तो अगर हम लोग अपने पर्टिकुलर सेंटर की बना रहे हैं तो आप वहाँ पर साउथ दिल्ली मेंशन कीजिए उसके अंदर। फिर आता है मेन ऑफरिंग ऑन फोकस एरिया सच एज ऑफशोर कंटेंट डेवलपमेंट और पाइनियर इन IT एजुकेशन, इस तरह से। तो आप यहाँ पर अपना एनिमेशन, VFX जिसके बारे में भी आप बात करना चाहें वो मैटर अपना लिख सकते हो। ध्यान रहे तीनों चीज़ों को मिला के जो लेंथ होनी चाहिए अंडर 60 कैरेक्टर, उससे बियॉन्ड नहीं। 60 कैरेक्टर को जैसे आप क्रॉस करोगे तो आपके URL में ट्रिपल डॉटेड बन जाते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर ये हमारा लैंडिंग पेज है, जब हम लोग यहाँ पर अपना पॉइंटर लेकर आते हैं तो URL एकदम क्लियर है और हमारा टाइटल भी एकदम क्लियर है, इसमें कहीं भी ट्रिपल डॉट नहीं है। अब अगर आप किसी वेबसाइट पर आते हो लाइक जैसे कि अमेज़ॉन, आप अपना पॉइंटर रखिए, अमेज़ॉन के टाइटल में ट्रिपल डॉट आ गए, यानी कि इन्होंने एल्गोरिदम के रूल्स को ब्रीच किया है। इसी तरह से आप फ्लिपकार्ट पर जाओगे, यहाँ पर भी आपको दिखाई देगा
इनके इसमें ट्रिपल डॉटेड आ रहे हैं। तो अगर आप एक बिल्कुल ब्रांड न्यू प्रोजेक्ट बना के गूगल में लेके जा रहे हो इंडेक्सिंग कराने के लिए एसईओ के पॉइंट से, तो आप यहाँ पर फेल हो जाते हो। तो ये कैसे चल रहा है भाई, इनकी पॉपुलैरिटी आज की डेट में इतनी ज़्यादा है कि ये चीज़ें मैटर नहीं कर रही। तो जब आप बहुत फेमस हो जाओ, जो मर्जी करो, जब तक आप एक फेमस हस्ती नहीं हो तो आपको रूल्स में चलना है ना। तो जैसे हमारी, तो इसको साइड करेंगे, यहाँ से आगे चलते हैं, बात करेंगे मेटा डिस्क्रिप्शन टैग। The meta description tag is used to optimize a web page. It provides a summary of content on the web page. Some guidelines for properly using meta description in a web page are as follows. Ensure that the meta description used are of high quality. Ensure that the meta tags include structure information relevant to the web page. ऐसा ना हो कि आप बात कर रहे हो एनिमेशन की, पेज है आपका ग्राफिक डिज़ाइनिंग का, तो उसका कोई सेंस नहीं है, अगेन कॉन्ट्राडिक्ट बना रहे हैं आप। For larger database driven websites such as e-commerce website, तो e-commerce वेबसाइट में आप हर एक प्रोडक्ट के लिए मैनुअल डिस्क्रिप्शन नहीं डाल सकते, क्योंकि आज आप प्रोडक्ट को डालोगे, कल को उसका इन्वेंट्री आउट हो गया तो फ़ायदा नहीं है। तो ई-कॉमर्स वेबसाइट में फिर क्या होता है, तो ई-कॉमर्स वेबसाइट में टाइटल, डिस्क्रिप्शन, मेटा सब कुछ डायनामिक होता है। जब प्रोडक्ट को लिस्ट किया जाता है उसी टाइम पर ही उसके अंदर सारी चीज़ें कर दी जाती हैं। Ensure that a meta description is associated with each web page on the website. ऐसा ना हो कि सिर्फ हमने लैंडिंग पेज के लिए डिफाइन किया, बाकी पेज के लिए डिफाइन ही नहीं किया है। बात करेंगे रिच स्निप्ट्स। रिच स्निप्ट्स प्रोवाइड स्ट्रक्चर्ड एंड मार्कअप कंटेंट टू द सर्च इंजन। रिच स्निप्ट्स आर नॉट मैंडेटरी फॉर सर्च इंजन फ्रेंडली डिज़ाइन। वेरियस सर्च इंजन्स प्रोवाइड टूल्स टू क्रिएट रिच स्निप्ट्स। सो जैसे कि आप यहाँ पर देखेंगे, इसके अंदर कुछ हमारे माइक्रो लिंक्स भी अवेलेबल है। तो जैसे कुछ साइट्स होती हैं, जैसे हमने यहाँ पर स्मॉल एसईओ टूल चलाया तो इसका रिच स्निप्स आप देख सकते हैं यहाँ पर इस तरह से अवेलेबल है। या अगर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ arena-multimedia, तो आप यहाँ पर देखेंगे इसके अंदर के रिच स्निप्स अवेलेबल हो रहे हैं। या अगर मैं यहाँ जाके लिख देता हूँ ली वास्तु, तो इसके रिच स्निप्स यहाँ पर अवेलेबल हो रहे हैं कि भाई इसके अंदर फेमस पेज कौन कौन से हैं। ठीक है, खाली एक वेबसाइट का लिंक नहीं आ रहा है, उसके अंदर बाकी पेजेस भी हमारे डिस्प्ले हो रहे हैं। आगे चलेंगे। कीवर्ड रिसर्च। सो कीवर्ड्स आर पॉपुलर टर्म्स दैट आर एट्रीब्यूटेड टू अ सर्टेन वेबसाइट। द राइट कीवर्ड मस्ट बी सेलेक्टेड टू डायरेक्ट द यूजर टू एक्यूरेट एंड यूजफुल रिजल्ट। Keywords form the foundation of SEO and play an important role in optimization. An SEO consultant must take care to determine the shortlist keyword that are most relevant to the products or services offered by the website. A web page containing repeated keywords may be considered spam. यानी कि आपकी वेबसाइट में, आपके वेब पेज में कीवर्ड बहुत ज़्यादा बार बार रिवॉल्व नहीं होने चाहिए। ठीक है, पहले चल जाया करता था, लेटेस्ट मॉडर्न प्रैक्टिस में इसको स्पैमिंग यानी कि ब्लैक हैट एसईओ बोला जाता है। तो कीवर्ड कैसे ढूंढें, तो गूगल का अपना खुद का एक टूल आता है, इसको बोलते हैं गूगल कीवर्ड प्लानर। आपको यहाँ आना होता है और यहाँ से आप ओपन करेंगे, इसको साइन इन करेंगे। आपका गूगल पर अगर अकाउंट अवेलेबल है जीमेल पर, तो उसी से आप लॉगिन कर पाते हैं गूगल एड्स के अंदर। अब यहाँ पर आपको जाके मिलेंगे टूल्स के अंदर जाके आपको यहाँ पर कीवर्ड प्लानर टूल मिल जाएगा। अब कीवर्ड प्लानर टूल किस तरह से काम करता है कुछ समझाते हैं आपको। जैसे मुझे नए कीवर्ड जो है वो डिस्कवर करने हैं, तो आप यहाँ जाओगे, तो जैसे यहाँ पर गूगल ने आपको ऑलरेडी हिंट दिया है, जैसे कि मील डिलीवरी या लेदर बूट्स। तो अब आप सोचोगे आप कोई एनिमेशन ब्रांड अपना रन कर रहे हो, उसके अंदर कोई आपके पास कोर्स है ग्राफिक डिज़ाइनिंग फॉर एग्जांपल, हमने यहाँ पर जाके पुट किया ग्राफिक डिज़ाइनिंग। ठीक है, इसके बाद आप यहाँ से ये बताएंगे कि किस लैंग्वेज में और किस लोकेशन के लिए आप सर्च कर रहे हैं। हम यहाँ से बोलेंगे गेट रिजल्ट्स। तो गूगल क्या करेगा, मेरे कीवर्ड के बेसिस पर उसने मुझे 549 कीवर्ड आइडियाज़ प्रोवाइड किए। ढेर सारे कीवर्ड आइडिया आ गए यहाँ पर। इसको ज़रा बड़ा करते हैं, तो यहाँ पर लिखा आ रहा है, जैसे हमने ग्राफिक डिज़ाइनिंग की बात की तो उसने हमें एक कीवर्ड दिया फ्रीलांस ग्राफिक डिज़ाइनर, लोगो डिज़ाइन सर्विसेज, है ना।
अब यानी कि ये बिजनेस मॉडल में जा रहा है, हम बात कर रहे हैं कोर्स की, तो यानी कि मेरा कीवर्ड जो है वो रिफाइन नहीं है। तो आप क्या करोगे, अगर आपकी वेबसाइट ऑलरेडी लाइव है तो कीवर्ड को फिल्टर कर सकते हैं। तो जैसे 549 कीवर्ड है, तो क्या करें, हम यहाँ पर आएंगे, अपने ब्रांड का नेम बताएंगे इसको। हमने इसको बोला कि जितने भी अनरिलेटेड कीवर्ड्स हैं उसको मेरे वेबसाइट के हिसाब से फ़िल्टर कर दो। तो हो सकता है कि अब कीवर्ड चेंज भी हो जाए और कम भी हो जाए। कितने रह गए अब, ओनली 200 कीवर्ड्स। अब क्या लिखा आ रहा है, फ्रीलांस ग्राफिक डिज़ाइनर नियर मी, ग्राफिक डिज़ाइन वेबसाइट, फ्रीलांसर डिज़ाइनर, ग्राफिक डिज़ाइन ऑनलाइन, ग्राफिक आर्टिस्ट, ग्राफिक डिज़ाइन सर्विसेज, फाइंड अ ग्राफिक डिज़ाइनर। इस तरह से नए नए मुझे कीवर्ड बना के दे दिए। अगर आप कीवर्ड को और मीनिंगफुल बनाना चाहते हो तो यहाँ जाइए, ग्राफिक डिज़ाइनिंग कोर्स, एंटर करिए, क्लिक ऑन गेट रिजल्ट, और रिफाइन हो जाएगा अब आपका सर्च। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखोगे लिखा आएगा ग्राफिक डिज़ाइनिंग कोर्सेज ऑनलाइन, ग्राफिक डिज़ाइनिंग स्कूल, ग्राफिक डिज़ाइन डिग्री, क्लासेस, सर्टिफिकेट, अलग अलग तरह से। तो यहाँ पर आप देखोगे कि अगर आपको मान लीजिए कि पेड ऐड कभी इसका रन करना है, तो यहाँ पर हम मुझे ये बता रहे हैं कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग कोर्स के ऊपर हर महीने 10,000 से लेके 1,00,000 सर्चेस कमिट होती हैं। ठीक है, 3 मंथ में क्या कोई चेंज आया, 0%। ईयर ऑन ईयर कोई चेंजेस है, 0%। कंपटीशन कितना है इस कीवर्ड के ऊपर, मान लो कि अगर मैं एसईओ में ग्राफिक डिज़ाइनिंग कोर्स का जिक्र करता हूँ तो इस पर जो कंपटीशन है वो मीडियम है। और कल को अगर मान लीजिए आपको पेड ऐड चलाना हो तो मैक्सिमम 70 रुपये आपको एक क्लिक का पे करना पड़ेगा, और मिनिमम 22 रुपये आपको एक क्लिक का पे करना पड़ेगा। अब अगर गूगल में किसी ने लिख दिया यहाँ पर ग्राफिक डिज़ाइनिंग कोर्स, और अगर इस पर कोई आ गया, अगर आपने इसको क्लिक किया तो जो टॉप में होता है उसको सबसे कम पे करने होते हैं, और जो नीचे होगा उसको सबसे ज़्यादा पे करने पड़ते हैं, उल्टा चलता है। ठीक है, हमें ये गलतफहमी होती है जो टॉप पर आता है वो ज़्यादा पे करता है, नहीं, टॉप वाला सबसे कम पे करता है, जो नीचे वाला होता है वो सबसे ज़्यादा पे करके आता है। तो यानी कि इस कीवर्ड पर अगर ये आया है तो इसको इतने रुपए आज की डेट में पे करने पड़ेंगे। ठीक है, जो सबसे नीचे वाला होगा। तो यहाँ पर हर एक कीवर्ड का कॉस्ट लिखा रहता है। अब आपको लगता है भाई मुझे इसमें से कीवर्ड्स जो है ना निकाल कर फिल्टर करना है, तो आप क्या बोलेंगे, डाउनलोड कीवर्ड्स आइडियाज़ इन एक्सेल फाइल। उसके बाद एक फ़ाइल आपकी डाउनलोड होगी। यहाँ पर एक्सेल अगर चलाना आता हो, एनालिसिस आता हो, तो आप यहाँ पर जाके इसको हैंडल कर सकते हो। चलिए ट्राई करेंगे। सेलेक्ट, सबसे पहले इसको एक्सपेंड कर लेंगे हम लोग, और फिर फर्स्ट रो को सेलेक्ट करेंगे। यहाँ से हम लोग अप्लाई करेंगे फ़िल्टर। फ़िल्टर अप्लाई करने के बाद मैं यहाँ से कॉम्पिटिटर ढूंढता हूँ जिन पर लो कंपटीशन है। ठीक है, तो लो कंपटीशन में जाएंगे, तो जैसे यहाँ पर आप देखोगे इन कीवर्ड के ऊपर कंपटीशन लो है, यानी कि लो और मीडियम। अगर आप एसईओ कर रहे हो तो ये ध्यान रखना है कि इस तरह के कीवर्ड के साथ ही आपको जाना है, क्योंकि अगर आपने हाई कंपटीशन वाले कीवर्ड ले लिए तो इन पर आप रैंक नहीं करा पाओगे, आपको बहुत ज़्यादा लंबा टाइम लग जाएगा इनके ऊपर रैंक कराने के लिए, क्योंकि ऑलरेडी ये कीवर्ड काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो रखे हैं। ठीक है, तो अगर आप इनके ऊपर एसईओ करने जाओगे तो आपको कोई माइलेज नहीं मिलेगा। तो आपको अपनी वेबसाइट के लिए अपना यूनिक कीवर्ड बनाना होता है और उसको अपने हिसाब से फिर रैंक कराना होता है। तो यहाँ से इस फिल्टर को करेंगे क्लियर। इसके बाद हम यहाँ पर ये पता लगाते हैं कि सबसे ज़्यादा कितना पे करना पड़ रहा है एक कीवर्ड के लिए। तो 201 मैक्सिमम कॉस्ट है ग्राफिक के कोर्स के ऊपर अगर कोई आता है पर्सन। और इसी तरह से लोएस्ट में अगर हम लोग जाते हैं तो मैक्सिमम 90 रुपीज़ का आता है आपका। तो ये होता है पेड मॉडल के लिए।
इतना पार्ट हमारा होता है एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जब भी आप कोई कीवर्ड के लिए काम करें तो आप पहली चीज़ ये नोटिस करें उसके अंदर कि सर्च वॉल्यूम कितना है। पता चला आप ऐसे कीवर्ड के ऊपर काम करो जिस पे कोई सर्च ही नहीं है, जब सर्च वॉल्यूम नहीं होगा तो उसको लगाने का फ़ायदा ही नहीं है, तो विजिटर्स पे ट्रैफिक ड्राइव ही नहीं होगा आपका। नेक्स्ट आता है साइट मैप, जो मैंने अभी आपको एएनआई वेबसाइट में दिखाया। साइट मैप इज अ लिस्ट ऑफ फाइल्स दैट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू सर्च इंजन फॉर क्रॉलिंग योर वेबसाइट। साइट मैप्स हेल्प सर्च इंजन्स टू क्लासीफाई कंटेंट ऑन वेबसाइट। भाई किस किस डेट में वेबसाइट के अंदर कौन कौन से नए नए पेज बने, पूरा रिकॉर्ड रहता है उस चीज़ का। तो जैसे अभी हम लोगों ने जब एएनआई को गो थ्रू किया था, तो एएनआई की वेबसाइट में हमें यहाँ पर कॉम की जगह लिखना होगा इन, क्योंकि ये इंडिया से है। यहाँ लिखेंगे आप साइट मैप डॉट एक्सएमएल। इसके बाद आप यहाँ से अपना न्यूज़ का साइट मैप ओपन करेंगे, तो आप यहाँ देख सकते हो कि जैसे ये 10 तारीख का न्यूज़ है, नीचे चलते हैं, ये 9 का है, ये 8 का है, इसमें 7 का है, तो अलग अलग डेट के हिसाब से न्यूज़ जो है वो यहाँ पर अवेलेबल। तो यहाँ पर लास्ट मॉडिफाइड डेट जो होता है वो अवेलेबल होता है, और गूगल इसी के हिसाब से बेसिकली आपके डेटा को रैंक कर रहा होता है। अब साइट मैप के भी अलग अलग टाइप्स होते हैं, जैसे कि एक्सएमएल, जो कि अभी मैंने आपको एएनआई का दिखाया। एक होता है आरएसएस, जिसको बोलते हैं रियली सिंपल सिंडिकेशन और रिच साइट समरी, और थर्ड होता है टेक्स्ट। तो इन सब में अगर देखा जाए तो सबसे पावरफुल कौन सा होता है, तो वो होता है एक्सएमएल। ये सबसे ज़्यादा यूज़ में आता है। अब मान लो कि आपने कोई स्टैटिक वेबसाइट बनाई है, ठीक है, 4 या 5 पेज की, तो उसका साइट मैप कैसे जनरेट होगा? तो जनरेटर्स आते हैं, आप यहाँ जाएंगे और यहाँ जाके आपने यूआरएल बता देना है, लेकिन ध्यान रखिए कि वेबसाइट का लाइव होना ज़रूरी है इसके लिए। इसके बाद आप यहाँ पर यूआरएल को पेस्ट करेंगे और यहाँ से आप बोलेंगे स्टार्ट। अब आप एक फ्री में जनरेट करने जा रहे हो, तो ये एक लिमिटेड उसमें ही बनाएगा, बहुत ज़्यादा आपके पेजेस क्रिएट नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पेज स्कैन हुए, और जितने स्कैन होते जा रहे हैं उतने ऐड होते जा रहे हैं, और क्यू में कितने बार हमारे पास पेजेस और अवेलेबल है। अब देखो और पेजेस आ गए। अब ये क्या है, ये ब्लॉग है हमारे, जिसको बनाने दो। ये फ्री में 500 पेजेस तक का बना सकते हैं, इसके ऊपर ही अपना आप स्टॉप हो जाएगा। तो दिखाई दे रहा है अरीना की वेबसाइट में कितने नंबर ऑफ पेजेस है ना, इतने बन चुके हैं और इतने भी क्यू में हैं। चलने दो उसको, प्रोसेस को, आगे बढ़ते हैं। सो साइट मैप एंड रोबोट डॉट टी एक्स टी। रोबोट डॉट टी एक्स टी मैंने आपको बता दिया कि क्यों ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपने इसको इंटीग्रेट नहीं किया वेबसाइट के अंदर, तो गूगल या फिर जितने भी आपके बॉट्स होते हैं, आप उसको अलाउ नहीं कर रहे हैं कि वो आपकी वेबसाइट को इंडेक्स करें अपने पास। तो रोबोट डॉट टी एक्स टी फाइल्स इज अ टेक्स्ट डॉक्यूमेंट दैट इज प्लेस्ड इन द रूट डायरेक्टरी ऑफ द वेबसाइट। The file contains instructions that inform the search engine about what they are allowed or not allowed to access while crawling your website. तो अगर आप पर्टिकुलर किसी एक बॉट की बात करते हो, तो आप यूज़र एजेंट में स्टार ना लगा के क्या लिखेंगे, गूगल बॉट। और अगर आप सबको अलाउ करो तो आप क्या लिखेंगे, स्टार, जो कि मैंने आपको बताया था स्मॉल एसयू टूल के अंदर। तो इसमें 2 पैरामीटर होते हैं, यूज़र एजेंट एंड डिसअलाउ। यूज़र एजेंट यानी कि जिसमें हम लोग सभी को बोल देते हैं इस तरह से, और डिसअलाउ में आप पर्टिकुलर फोल्डर बताते हो या पाथ बताते हो कि कौन सा पाथ गूगल में इंडेक्स ना किया जाए। नेक्स्ट है मोबाइल सर्च। विद मोर एंड मोर पीपल एक्सेसिंग मोबाइल टू सर्च फॉर कंटेंट, many search engines have provided mobile friendliness guideline for website owner. So mobile friendliness
for website is essential these days, else user or customer may not be able to view web pages properly. So search engine also provide mobile friendly searches to their user. Google also provides a tool to check for mobile friendliness for a web page. तो गूगल का पहले एक टूल आया करता था, बाद में वो डिसकंटिन्यू हो गया है. अब उसको हम लोग पेज डॉट स्पीड टेस्ट के नाम से जानते हैं, जहाँ पर जाके आप पेज की स्पीड वगैरह पता लगा पाते हो. मोबाइल सर्च, सम ऑफ द गाइडलाइंस फॉर मोबाइल फ्रेंडली पेज एज प्रोवाइडेड बाय गूगल आर एज फॉलो. तो जब भी हम लोग कोई वेबसाइट बनाते हैं तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जावास्क्रिप्ट बहुत ज़्यादा ना हो. तो क्या लिखा है, डू नॉट यूज स्क्रिप्ट्स ऑन वेब पेजेस दैट डू नॉट रन प्रॉपरली ऑन मोबाइल्स. अगर आपकी जावास्क्रिप्ट मोबाइल पर प्रॉपरली नहीं चल सकती है तो आप उसको अवॉइड करें. टेक्स्ट फॉन्ट यूज शुड बी मोबाइल फ्रेंडली. ऐसा ना हो कि मोबाइल पर जाके टेक्स्ट बहुत टाइनी साइज का हो गया और एंड यूज़र को पढ़ने में प्रॉब्लम हो रहा है वहाँ पर. कंटेंट शुड एडजस्ट एज पर स्क्रीन साइज टू अवॉइड हॉरिजॉन्टल स्क्रॉलिंग बाय यूज़र. तो इसको मैंने आपको बताया था, जो CSS हम लोग पढ़े थे मीडिया क्वेरी, जिसमें हम लोग मेटा नेम व्यू पोर्ट और कंटेंट इक्वल टू विड्थ इक्वल टू डिवाइस विड्थ और इनिशियल स्केल इक्वल टू 1.2. तो अगर नहीं लगाते तो कंटेंट जूम आउट हो जाता है फ़ोन में, लगा देते तो कंटेंट 100% आपको विजिबल होता है. नेक्स्ट, buttons or links that are clickable should be at a distance so that user can tap them correctly or separately. तो बटन्स जब हम लोग बना रहे हैं डेस्कटॉप और मोबाइल के लिए, तो ऐसा ना हो कि बटन एकदम चिपक जाए आपस में. पता चला हम क्लिक तो करने जा रहे हैं होम को, लेकिन उसके साथ में सर्विस भी क्लिक हो रहा है. तो डिस्टेंस होना चाहिए, जिसको बोलते हैं मार्जिन. बात करेंगे SEO टूल्स. तो अगर आपने अपनी वेबसाइट की रैंक को चेक करना है तो उसके लिए चलता है गूगल एनालिटिक्स. अगर आपने अपनी वेबसाइट को गूगल में रैंक कराना है तो उसके लिए चलता है गूगल वेब मास्टर, जिसको मॉडर्न उसमें हम लोग जानते हैं गूगल सर्च कंसोल के नाम से. और ये होता है आपका माइक्रोसॉफ्ट का, जिसको हम बोलते हैं बिंग वेब मास्टर. सो एनालिटिक्स का काम क्या है, गूगल एनालिटिक्स प्रोवाइड कंप्लीट एनालिटिक्स ऑफ अ वेबसाइट इंक्लूडिंग सर्च ट्रैफिक, सर्च क्वेरी, ट्रैफिक सोर्सेज एंड सो ऑन. Google Webmaster helps sites to become more search engine friendly. It indicates when SEO efforts need to put in on the website. And Bing Webmaster tool, these tool help website to get optimized for Bing search engine. तो जैसे Google होता है वैसे Bing भी होता है. तो चलिए देखिए, हमारा यहाँ पर साइट मैप जो है वो बन चुका है. 509 पेज उसने यहाँ पर स्कैन किया और 500 पेजेस का उसने एक साइट मैप बना के हमारे लिए रेडी किया है. डाउनलोड करेंगे साइट मैप को और यहाँ से क्लिक करेंगे और इसको आप यहाँ से क्रोम ब्राउज़र में डायरेक्टली ओपन कर लेंगे. तो ये देखिए, इस तरह से आपका साइट मैप बन के रेडी हो जाता है. अब ये आपको गूगल को बताना होता है कि भाई ये हमारी वेबसाइट के अंदर नंबर ऑफ़ पेजेस हैं. तो गूगल क्या करेगा, उसका फिर 1 बाय 1 इंडेक्स कर लेता है. तो बता के कहाँ आना होता है, उसके लिए आपको आना होता है गूगल वेब मास्टर, जिसको हम बोलते हैं आज की डेट में गूगल सर्च कंसोल. यहाँ जाइए, क्लिक कीजिए, स्टार्ट नाउ पर क्लिक करेंगे. सबसे पहली चीज़, जो भी आपकी वेबसाइट है उसको आप ऐड प्रॉपर्टी में आके बताएंगे कि आपकी वेबसाइट का नेम क्या है. अगर ये पार्ट क्लियर है तो फिर यहाँ पर आप देखोगे, जैसे मेरे पास अलग अलग 3 डोमेन है. हम यहाँ पर जाते हैं और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा साइट मैप के नाम से. ठीक है, तो जो भी आपकी वेबसाइट होगी उसके आगे अपने वेबसाइट के रूट पर अपलोड करना है sitemap.xml और उसके पाथ को आपने यहाँ पर लाके मेंशन करना है. अगर वो पाथ करेक्टली हिट हो गया तो यहाँ पर सक्सेस आपको रिटर्न आएगा. कैसे, इस तरह से. और अगर नहीं मिला तो क्या लिखाएगा, couldn't fetch. तो अभी जैसे हम लोग इस डोमेन की बात करते हैं, हमने डोमेन ओपन करा, यहाँ पर पेज sitemap.xml के नाम से फाइल अवेलेबल है. यहाँ जाएंगे, एंटर करिए, वेट करिए थोड़ी देर. तो देखिए ये आया साइट मैप. इसके अंदर क्या है, पेज साइट मैप, जिसके अंदर क्या है 7 पेजेस यहाँ पर अवेलेबल मिलेंगे आपको. तो जिसमें प्राइसिंग, कोर्स, ब्लॉग, कोर्सेज, कॉन्टैक्ट, अबाउट, सारे पेज हैं यहाँ पर. तो क्या होता है कि जैसे जैसे आपकी वेबसाइट बनती जाती है, तो इस वेबसाइट पर हमने जो काम किया 5 नवंबर से स्टार्ट करके 18 नवंबर तक काम किया.
तो गूगल क्या करता है, उस हिसाब से आपके पेज को चेक करता रहता है। अब मान लीजिए कि आपकी वेबसाइट पर कोई एक्टिविटी ही नहीं है, तो गूगल आपको रीचेक करने नहीं आएगा। बट अगर आपकी वेबसाइट पर रेगुलर बेसिस पे काम चल रहा है, तो गूगल आपको रेगुलर बेसिस पर चेक करता है। नेक्स्ट, समरी ऑफ दिस सेशन। तो ये हम लोग जो ऑलरेडी पढ़ गए हैं वही वाला पार्ट आपको इसमें देखने के लिए मिल जाएगा। सर्च इंजन मार्केटिंग की बात करेंगे, यानी कि गूगल एड्स। सो गूगल का जो मॉडल होता है वो दो चीज़ों पर बेस्ड है, पीपीसी जिसको बोलते हैं पेपर क्लिक, और एक होता है पीपीएम, पेपर मिलियन। ठीक है। सो पीपीसी एड्स क्या है, इंडिविजुअल्स और बिजनेसेस। ठीक है। अब इंडिविजुअल में जैसे मान लीजिए कोई डॉक्टर हो गया जिसका अपना कोई क्लिनिक है किसी एक पर्टिकुलर लोकेशन पर, और वो अपने क्लिनिक के लिए ऐड रन करना चाह रहे हैं, तो ये कंसिडर होगा इंडिविजुअल में। बिजनेसेस जैसे कि हमारा अरीना हो गया, तो ये बिजनेसेस में कंसिडर होगा। सो इंडिविजुअल्स और बिजनेसेस कैन बाय एड स्पेस फ्रॉम सर्च इंजन्स टू डिस्प्ले देयर एड्स इन द सर्च रिजल्ट। These sponsor ads appear along with the natural or organic search result. The search engine is then paid every time a user click the ad. यानी कि जितनी बार भी आपका ऐड दिखाई देगा और कोई यूज़र उस ऐड के साथ इंटरेक्ट करता है, तो आपको एक अमाउंट पे करना होगा गूगल को। तो यहाँ पर देखेंगे हम लोग इम्पोर्टेंस ऑफ कीवर्ड्स इन पीपीसी। यू शुड कीप फॉलोइंग पॉइंट्स इन लाइट व्हेन चूजिंग कीवर्ड्स फॉर अ वेब मार्केटिंग कैंपेन। जैसे कि फोकस ऑन गुड फ्रेज, यानी कि आपकी लाइन बड़ी कैची होनी चाहिए। अवॉइड वैनिटी कीवर्ड्स। वैनिटी कीवर्ड्स यानी कि जिसके बहुत सारे मतलब निकलते हो, एक मतलब ना हो। जैसे एग्जांपल के लिए आपने एनिमेशन कीवर्ड के ऊपर अपना ऐड चला दिया। अब एनिमेशन में बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ है अलग अलग तरीके से, जैसे 2D एनिमेशन, 3D एनिमेशन, कैरेक्टर एनिमेशन, एनिमेशन वीएफएक्स, है ना। तो किस तरह के एनिमेशन की हम लोग बात कर रहे हैं। तो अगर मैं यहाँ पर अगर आपको सर्च करके दिखाऊं एनिमेशन कीवर्ड डाल के, तो एनिमेशन पे कोई ऐड नहीं चला रहा होगा। चेक करते हैं क्या कोई ऐड दिखाई दे रहा है आपको, नहीं है ना। वहीं पर अगर आप इसको लिख देते हो जैसे कि 2D एनिमेशन, ठीक है, तो यहाँ पर आपको पहले मूवीज़ आ गई, उसके बाद में एनीमेकर जिन्होंने 2D एनिमेशन के ऊपर अपना देखो चला रखा है, लेकिन ये ऐड नहीं है, ऑर्गेनिकली यहाँ पर आ रहे हैं और 2D एनिमेशन एग्जैक्ट कीवर्ड यहाँ पर मैच हो रहा है। इसी तरह से CG स्पेक्ट्रम आप यहाँ देखेंगे 2D एनिमेशन मैच हुआ है। तो ये भी एक ब्रॉड कीवर्ड है। अब इसमें क्या कोई कोर्स करना चाह रहे हैं, हमने लिखा 2D एनिमेशन कोर्स। अब कौन आता है, अपना सेंटर, है ना। तो जब कोर्स की बात आ गई ना, तो 2D एनिमेशन में हम क्यों ऐड दिखाएं अपना, क्योंकि हो सकता है कोई 2D एनिमेशन में कोई मूवी ढूंढ रहा हो, कोई कुछ और चीज़ सर्च कर रहा हो, कोई कंपनी सर्च कर रहा हो। हम बात करें सिर्फ और सिर्फ कोर्स कराने की, इंस्टीट्यूट की, तो ऑटोमेटिकली आपको अरीना देखने के लिए मिल जाएगा। तो कभी भी एक कीवर्ड के बहुत सारे मतलब ना हो, उसका एग्जैक्ट मीनिंग हो कि भाई हम ये चीज़ करना चाह रहे हैं, अदरवाइज आपका बजट जो होगा वो बर्न हो जाएगा, आउटपुट आपको मिलेगा नहीं, जिसको बोलते हैं ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। द वैल्यू ऑफ रिपीटेशन गाइडिंग योर कंटेंट स्ट्रेटजी। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। आगे चलेंगे। गूगल एडवर्टाइजिंग प्लेटफॉर्म्स प्रोवाइड द फॉलोइंग कैंपेन टाइप्स। जैसे क्या क्या हम लोग कैंपेन चला सकते हैं। पहला आता है सर्च नेटवर्क एंड डिस्प्ले सेलेक्ट। सर्च नेटवर्क यानी कि अगर गूगल में आपको कोई सर्च कर रहा है तो आप किस तरह से वहाँ पर डिस्प्ले होते हैं। या फिर जैसे कि आप लोग अपनी नेट की स्पीड चेक करने के लिए अलग अलग प्लेटफॉर्म पर जाते हैं, जैसे कि एक प्लेटफॉर्म होता है speedtest.net। सो गूगल में जो हमें डिस्प्ले होता है यहाँ पर, ये होता है आपका सर्च ऐड, और अभी जो आपको यहाँ दिखाई देगा इन एरियाज़ में, इसको हम बोलते हैं डिस्प्ले ऐड। इसमें एनिमेशन वगैरह दिखाई दिया आपको। ये सारा एनिमेशन किस में बना, एनिमेट के अंदर बना, एनिमेट CC। एनिमेट CC का जो दूसरा सबसे बड़ा वाइड यूज़ आता है वो एडवर्टीजमेंट के लिए आता है, यानी कि सारे एड्स वहाँ पर गूगल के वहीं से बनाए जाते हैं। अगर एनिमेशन है उस केस में हम पेज को रीलोड कर दें, ये एडवर्टीजमेंट देखो चेंज हो जानी चाहिए। चेंज हो गया। अगर पॉइंटर लेके जाओगे आई बटन के ऊपर तो क्या लिखा आता है,
एड्स बाय गूगल, गूगल की तरफ से ऐड आ रहे हैं, इसको हम बोलते हैं डिस्प्ले। फिर क्या है, सर्च नेटवर्क ओनली, यानी कि मैं नहीं चाहता मेरा ऐड कहीं और आए, इसमें क्या होगा, कॉम्बिनेशन में आएगा, सर्च में भी आएगा और डिस्प्ले पे भी होगा, इसका सिर्फ गूगल सर्च रिजल्ट में दिखाई देगा। ये क्या है, डिस्प्ले नेटवर्क ओनली, कि मुझे सिर्फ ग्राफिकल ऐड दिखाने, टेक्स्ट ऐड नहीं दिखाने। और ये क्या है, शॉपिंग ऐड, अभी हमने देखा ही था, जो मैंने मिक्सर जूसर कीवर्ड डाला तो उसके ऊपर आपको शॉपिंग ऐड डिस्प्ले हो रहा है। तो इस तरह से आप अलग अलग तरह के ऐड चला सकते हो। अब मॉडर्न गूगल की बात करें, गूगल एड्स की, वो और क्या क्या हमें फैसिलिटेट करता है। आप आज की डेट में अगर कोई एप्लीकेशन डेवलप करते हो, अपना मोबाइल एप्लीकेशन, आप उसके लिए ऐड चला सकते हो, ठीक है। आपका अगर कोई फिजिकल स्टोर है, आप उसके लिए ऐड चला सकते हो। तो इस तरह के और भी पॉसिबिलिटीज़ अवेलेबल है मॉडर्न गूगल एड्स में। So introduction to Google AdWords. Google has its own advertising system called Google AdWords. Or advertisers use AdWords to show clickable ads in Google search result page by bidding on keyword. Advertiser have to pay only when the ads gets clicked. अगर ऐड क्लिक हो गया तभी पैसा कटेगा, नहीं तो ऐड दिखता रहे, कोई उसमें अगर इंटरेस्ट नहीं ले रहा है तो कोई भी चार्ज आपसे गूगल नहीं लेगा। दिखाने का पैसा नहीं होता, क्लिक का पैसा होता है। तो बिडिंग सिस्टम क्या है कि जैसे मुझे पीपीसी पर बिड करना है या पीपीएम, तो एक होता है कि भाई आपका ऐड खाली दिख गया, चाहे कोई इससे इंगेज हुआ या नहीं हुआ, तो उसके 1000 इंप्रेशन जब हो जाते हैं तब पैसा लिया जाता है। और एक होता है कि ऐड दिखा और यूज़र ने उसको हिट कर दिया तो तुरंत पैसा कट जाएगा आपका। तो बात करेंगे यहाँ पर इंट्रोडक्शन टू गूगल एडवर्ड्स में कि मेथड टू बिड, सीपीसी या फिर कॉस्ट पर एक्विजिशन मेथड। तो यहाँ पर जैसे अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था कीवर्ड प्लानर, तो आपको वापस से कीवर्ड प्लानर में जाना होता है और वहाँ पर जाके आपको कीवर्ड्स अपने जनरेट करने होते हैं, जैसे हमने यहाँ पर जनरेट किए, सभी के अंदर यहाँ पर लगा हुआ है। तो क्या है, जैसे टॉप ऑफ पेज बिड एंड टॉप ऑफ पेज बिड में हाई रेंज एंड लो रेंज, कि अगर आप पेज के टॉप में आना चाहते हो तो लोवेस्ट क्या है और हाईएस्ट क्या है, इस तरह से आपको यहाँ पर मिलेगा ऑप्शन। So Google also provides a free AdWords tool called Keyword Planner. This tool provides traffic estimate on a keyword. तो जैसे आप यहाँ देखोगे तो आपको यहाँ पर एक कॉलम दिखाई देगा एवरेज मंथली सर्चेस। तो जैसे आप यहाँ देखोगे ग्राफिक डिज़ाइनिंग कोर्स के ऊपर 50,000 का एवरेज सर्चेस एवरी मंथ आ रहा है, ठीक है। तो हर एक कीवर्ड के ऊपर आपको मिलेगा। जैसे ग्राफिक डिज़ाइनिंग की बात की जाए तो 5 लाख सर्चेस कमिट हो रहे हैं उसके ऊपर। इसके बाद क्या था हमारे पास, याहू एड्स। अब याहू आज के डेट में कोई यूज़ नहीं करता, आउटडेटेड मॉडल हो चुका है, बट पता होना चाहिए थ्योरेटिकली आपको। तो याहू प्रोवाइड्स इनोवेटिव एंड पावरफुल एड सॉल्यूशंस। एडवर्टाइजर कैन यूज़ याहू टू क्रिएट दी फॉलोइंग एड्स। सो जैसे गूगल का होता है गूगल एड्स, याहू का होता है जेमिनी, ठीक है। तो इसमें आप जाके नेटिव एड्स, ऑडियंस एड एंड प्रीमियम एड्स बना सकते हो। बात करते हैं यहाँ पर क्रिएटिंग इफेक्टिव सर्च एंड डिस्प्ले एड्स की। An effective search ad is based on the best keyword list and several other checks. The following describes them. जैसे कि ad text should be based on the keyword. अब जो भी आप टेक्स्ट के ऊपर अपनी लाइंस लिख रहे हैं उसके अंदर भी कीवर्ड का ही रिफ्लेक्शन होना चाहिए। ऐसा ना हो कि कीवर्ड बिल्कुल डिफरेंट है और उसके लिए जो लाइन आपने लिखा वो ऐड की जो कॉपी है वो बिल्कुल डिफरेंट है, तो वो कॉन्ट्राडिक्ट नहीं होगा। अगेन लैंडिंग पेज शुड बी व्हाट द एड टेक्स्ट इज। अगर हम बात करें ग्राफिक डिज़ाइनिंग कोर्स, तो जब यूज़र्स को क्लिक करेगा तो ग्राफिक डिज़ाइनिंग का ही पेज खुले। ऐसा ना हो कि आपने वहाँ पर कोई 2D एनिमेशन 3D एनिमेशन का पेज हिट करा है। हाईलाइट द प्रोडक्ट, सर्विसेज और ऑफर्स सच एज फ्री शिपिंग। तो अगर आप इस तरह से कुछ हाईलाइट करते हो चीज़ों को, तभी वहाँ पर क्या होता है, कॉल टू एक्शंस क्रिएट होता है। जैसे एग्जांपल के तौर पर आप किसी मॉल में हो, स्टोर के आगे से आप निकल के जा रहे हो, अगर वहाँ पर कुछ लगा है बड़ा बड़ा ऑफर इज़ ऑन गोइंग लाइक 50% फ्लैट डिस्काउंट काइंड ऑफ, तो डेफिनेटली आप उसको विजिट करते हो। नहीं होता है तो आप निकल जाते हो। तो दो तरह के माइंडसेट के लोग होते हैं, जो ऑफर की तलाश में होते हैं, एक जिसको नीड है मुझे खरीदना, चाहे कॉस्ट जो मर्जी हो, है ना। फोर्थ पॉइंट क्या है, अलाउ कस्टमर टू डिसाइड बाय इंक्लूडिंग एक्सक्लूसिव प्राइस एंड प्रमोशंस। नेक्स्ट पॉइंट, लेट कस्टमर टेक एक्शंस। Next point, create multiple ads for an ad group, as usually ad tools keep rotating the ad and show the best performing ad. क्या हुआ इसका मतलब कि जब भी आप कोई ऐड बनाओगे तो आपने एक नहीं बनाना है, मिनिमम 2 तो बनाने ही है।
दो ऐड बनाने से फ़ायदा क्या होगा, गूगल दोनों ऐड को एंड यूज़र तक पहुंचाएगा और वो ये चेक करेगा कि किस ऐड पर ज़्यादा इंगेजमेंट है। जिस ऐड पर ज़्यादा इंगेजमेंट होगा आपको उस ऐड को लाइव रखना है, जिस पर इंगेजमेंट कम आया उसको डिसकंटिन्यू करके उसके अगेंस्ट एक और नया ऐड लॉन्च करना है। और ये प्रैक्टिस हमेशा लाइफ लॉन्ग चलती रहती है जितने लंबे टाइम के लिए आप गूगल ऐड अपना चलाओगे। नेक्स्ट, अवॉइड एडिटोरियल्स मिस्टेक, यानी कि जो आपने कंटेंट लिखा है, जो आपने ऐड कॉपी लिखा है उसके अंदर ग्रामेटिकल एरर, स्पेलिंग एरर नहीं होने चाहिए इन दी एड टेक्स्ट एंड एंश्योर ऑल इन्फॉर्मेशन डिस्प्लेड शुड बी क्लियर। बात आती है रीमार्केटिंग। अब ये रीमार्केटिंग क्या है, जिसको हम लोग बोलते हैं रीटारगेटिंग के नाम से भी जानते हैं आज की डेट में, और पिक्सल ट्रैकिंग के नाम से भी जानते हैं। मान लो कि आप फ्लिपकार्ट पर जाते हो, कोई प्रोडक्ट आपने ऐड टू कार्ट किया बट आपने बाय नहीं किया। अब क्या होगा, उसके एड्स आपको हर जगह दिखने स्टार्ट हो जाएंगे कि भाई आपने कोई चीज़ लेना था लेकिन छोड़ दिया, है ना। क्योंकि भाई सीधी सी बात है, अगर आप किसी चीज़ को कार्ट के लेवल तक लेके जा रहे हो इट मीन्स कि आपका उसमें इंटरेस्ट है। बट सिनेरियो क्या हो सकता है, या तो आपको कहीं बेटर डील मिल गई, लाइक अमेज़ॉन पर आपके वहाँ पर आपको वही सेम प्रोडक्ट कम प्राइस में मिल गया, आपने वहाँ से परचेज़ कर लिया, या फिर आप रुक गए कि भाई शायद सेल आने वाली है बाद में ले लेंगे हम लोग। तो ये रीमार्केटिंग का काम क्या होता है, या तो वो उसी प्रोडक्ट का ऐड दिखाएगा या सिमिलर प्रोडक्ट का ऐड दिखाएगा उस केस में कि भाई और अदर ब्रांड्स भी अवेलेबल हैं जो सेम प्रोडक्ट में डील कर रहे हैं। तो अगर बात कॉस्ट की है तो आप वहाँ से अपनी नीड फुलफिल कर लो, और जैसे आपका वो नीड फुलफिल हो जाएगा ऐड आपका डिसकंटिन्यू हो जाएगा, या फिर आप कोई भी एक्शन मतलब 15 से 20 दिन के बाद वो ऐड अपने आप डाइल्यूट हो जाएगा, डिसॉल्व हो जाएगा। So remarketing is a powerful SEM activity used by many professional advertisers. It is based on keeping a track of online behavior of user and displaying regular ads to them on other websites. After a user views a few products on an online store and leaves the store without making any purchase, online ads are regularly displayed on the websites that the users visit. These ads display information regarding the products they browsed and urge them to visit the advertiser website again. तो ये था आपका गूगल एड्स से रिलेटेड। तो गूगल एड का प्लेटफॉर्म कैसा होता है, तो ये होता है आपका गूगल एड्स, ठीक है। पहले हम लोग इसको गूगल एडवर्ड्स के नाम से जानते थे, लेकिन 2018 में गूगल ने इसकी रीब्रांडिंग, रीमार्केटिंग करके इसको गूगल एड का नाम दिया। पहले बोलते थे एड्स वर्ड, गूगल एडवर्ड्स, अब सिर्फ गूगल एड्स के नाम से फेमस है। तो यहाँ पर एक ऐड हम लोग बना के देखते हैं कैसे बनता है। तो देखिए गूगल एड अकाउंट का स्ट्रक्चर क्या होता है। पहला होता है गूगल एड अकाउंट, फिर उसके अंदर होता है कैंपेन, कैंपेन में होता है एड ग्रुप, एड ग्रुप के अंदर होता है एड्स। ये फ्लो है, यानी कि एक कैंपेन के अंदर मल्टीपल ऐड ग्रुप्स हो सकते हैं और ऐड ग्रुप के अंदर मल्टीपल एड्स हो सकते हैं। तो कैंपेन जैसे कि हम लोग बना रहे हैं लाइक ग्राफिक डिज़ाइनिंग, और आप यहाँ से क्लिक करेंगे इसको, तो यहाँ से आप जाके क्लिक करें न्यू कैंपेन, जो भी आप नाम रखना चाहें। अब गूगल देखो आपसे ऑब्जेक्टिव पूछेगा, भाई किस लिए आए हो ये बताओ। सेल्स बढ़ानी है, लीड जनरेट करना है, वेबसाइट पर ट्रैफिक लाना चाहते हो, अपने किसी मोबाइल ऐप को प्रमोट करना चाहते हो, या कुछ अवेयरनेस एंड कंसिडरेशन से रिलेटेड आपका कोई मोटिव है, या फिर अपने लोकल स्टोर पर आप विजिट बढ़ाना चाह रहे हैं, या आपका इनमें से कोई भी गोल या गाइडेंस नहीं है। तो क्रिएट अ कैंपेन विदाउट अ गोल्स गाइडेंस। तो इसमें जब आप क्लिक करोगे तो गूगल आपको इस तरह के कुछ ऑप्शंस देगा कि भाई सर्च ऐड बनाना है, परफॉर्मेंस मैक्स, डिमांड जनरेशन, डिस्प्ले ऐड, शॉपिंग ऐड, वीडियो ऐड, या ऐप प्रमोशन। इस तरह से पहला चीज़ है ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव सीधी सी बात है, अगर कोई पर्सन है जो वेबसाइट ऑन करता है तो उसका ऑब्जेक्टिव तो होगा कि तभी वो गूगल के ऊपर पैसा खर्च करेगा। ऐसा तो कोई बंदा होगा नहीं कि भाई मेरे पास पैसा पड़ा चलो गूगल पे लगा के ख़राब करके आते हैं, मन कर रहे हैं, है ना। तो कोई ना कोई तो उसका ऑब्जेक्टिव बहुत क्लियर होगा कि भाई मेरे को सेल्स बूस्ट करना है, या लीड जनरेट करना है, या फिर मेरे को यूट्यूब के चैनल को मोनेटाइज कराना है, तो उस पर मुझे व्यूज़ चाहिए, सब्सक्राइबर गेन करने हैं। तो हर बंदे का अपना एक टारगेट होगा, ठीक है। तो इसलिए गूगल ने क्या करा, एक अलग से सेगमेंट बना दिया कि हो सकता है कि जो मैंने ऑब्जेक्टिव यहाँ मेंशन किए आपका उससे कुछ अलग हो, है ना। तो यहाँ पर सेल्स की बात हो रही थी तो गूगल ने यहाँ पर सर्च, परफॉर्मेंस, इस तरह से अलग अलग चीज़ें डाली। जैसे आपने इसको क्लिक किया उसने उसके बारे में लिख के बताया आपको कि अगर सर्च पर जाते हो तो गेट इन फ्रंट ऑफ हाई इंटेंट कस्टमर एट द राइट टाइम ऑन गूगल सर्च।
जैसे एग्जांपल के लिए अगर हम लोग यहाँ पर वीडियो को पॉज